डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप सभी को पढ़ाया सिंथेसिस चैप्टर। उसके अंतर्गत मैंने बताया कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, इसके अंतर्गत चर्चा हुई थी। तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके और इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, इस पर आधारित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है सिंथेसिस और जो ये आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय द यूज ऑफ नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, इस पर आधारित आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करके तो विद्यार्थियों सबसे पहले देखिए कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट क्या है। तो अलग अलग करके बताता हूं मैं। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, एंड ऑब्सोल्यूट का जो अर्थ होता है वो होता है फ्री, टू बी फ्री, इट मीन्स फ्री। तो देखिए, नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, और ऑब्सोल्यूट का अर्थ होता है फ्री होना, स्वतंत्र होना। तो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट को फ्री करना, सब्जेक्ट को फ्री करना। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, और ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री होना, स्वतंत्र होना। इट मीन्स सब्जेक्ट को स्वतंत्र करना। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का जो अर्थ होता है वह होता है सब्जेक्ट को स्वतंत्र करना। तो हम बताएंगे कि किस प्रकार के सेंटेंसेस नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के प्रयोग से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, वह किस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। तो देखिए, कंडीशन नंबर 1, जो आपका पहला सेंटेंस होगा, जो आपका सेंटेंस पहला होगा और जो आपका सेंटेंस दूसरा होगा, जो आपका सेंटेंस पहला होगा और सेंटेंस जो आपका दूसरा होगा। तो जो सेंटेंस पहले का सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस जो पहले का सब्जेक्ट होगा और जो सेंटेंस दूसरे का सब्जेक्ट होगा, इट मीन्स पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बराबर नहीं होना चाहिए। जो पहला सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है जो आपका पहला सेंटेंस होगा उसमें रीजन होना चाहिए और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें रिजल्ट होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन देखिए, जो आपका सेंटेंस पहला होगा और जो आपका सेंटेंस दूसरा होगा, तो पहले सेंटेंस में रीजन होना चाहिए, पहले सेंटेंस में रीजन होना चाहिए और दूसरे सेंटेंस में
रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट। इट मीन्स दोनों सेंटेंसेस के मध्य रीजन और रिजल्ट का संबंध होना चाहिए। तो देखिए पहली कंडीशन है सेंटेंस जो पहला होगा उसका सब्जेक्ट और जो सेंटेंस दूसरा होगा उसका सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखिए, जो सेंटेंस पहला होगा उसमें रीजन दिखाई दे रहा हो और जो सेंटेंस दूसरा होगा उसमें रिजल्ट दिखाई दे रहा हो। ऐसा हो सकता है कि रीजन वाला सेंटेंस बाद में लिखा हो और रिजल्ट वाला सेंटेंस पहले लिखा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि रीजन वाला सेंटेंस पहले लिखा हो और रिजल्ट वाला सेंटेंस बाद में लिखा हो। तो हमें ध्यान रखना है कि जो रीजन वाला सेंटेंस होगा, इट मीन्स जिस सेंटेंस में रीजन दिखाई दे रहा होगा, जो सेंटेंस रीजन को शो कर रहा होगा, उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है। बात आती है कि किस सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना। जैसा कि मेरा टॉपिक ही है नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आपको इसमें बताया गया कि सब्जेक्ट को फ्री करना है। तो सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को फ्री करना है, यहाँ पे क्वेश्चन तो ये उठता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि रीजन और रिजल्ट का संबंध होगा सेंटेंसेस के बीच। तो जिस सेंटेंस में रीजन होगा, अर्थात जिस सेंटेंस में रीजन दिखाई दे रहा होगा, जो सेंटेंस रीजन को शो कर रहा होगा, उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को हमें फ्री करना है। क्या करना है? फ्री करना है। तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस के सब्जेक्ट आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, और पहला सेंटेंस रीजन को दिखाई दे रहा हो, दूसरा सेंटेंस रिजल्ट को प्रकट कर रहा हो। तो देखिए इसमें 3 नियम हैं। मैं बारी बारी से तीनों नियमों को बता रहा हूं, अच्छी तरीके से समझिए, अच्छी तरीके से सुनिए। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट ये है कि यदि सब्जेक्ट में, यदि रीजन वाले सेंटेंस में बी फॉर्म की कोई हेल्पिंग वर्ब, बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब, अब बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसको वर्ब भी पढ़ते हैं। तो बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब का कार्य कर रही हो। किसका कार्य कर रही हो? मेन वर्ब का कार्य कर रही हो, एज ए मेन वर्ब का कार्य कर रही हो। इट मीन्स सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हो और उसके तुरंत बाद, उसके बाद में कोई भी मेन वर्ब ना दी हो। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब से कार्य प्रकट होता है, जो वाक्य में कार्य हो रहा होता है वह मेन वर्ब शो करती है। तो इट मीन्स यह जो 5 हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं या यूज की गई हो और उसके बाद मेन वर्ब ना दी हो, इसका मतलब ये हुआ कि बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्य कर रही हो, उस सेंटेंसेस में जो रीजन वाला सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट के बाद, उसके सब्जेक्ट को फ्री करना, उसके सब्जेक्ट के बाद आपको बी फॉर्म का प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग लिखना है। एग्जाम्पल से आप समझिए, लिखा हुआ है इट वाज संडे, इट वाज संडे, ये आपका पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, ये दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है इट वाज संडे, रविवार का दिन था। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इट है, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट इट है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है। तो पहली कंडीशन हमारी थी कि सब्जेक्ट समान नहीं होने चाहिए। तो आपको देखने को मिल रहा है कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आपस में समान नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वाज जो बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है, यह वाज हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। इसके बाद
कोई भी मेन वर्ब नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो वाज है वह एज ए मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि किस सेंटेंस में रीजन दिखाई दे रहा है। द स्टूडेंट्स डिड नॉट स्कूल, विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए, रविवार का दिन था। तो विद्यार्थी के विद्यालय ना जाने का कारण क्या है, रविवार का दिन होना। तो पहले सेंटेंस में रीजन है और दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट है। तो पहले सेंटेंस में रीजन दिखाई दे रहा है, इसलिए पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को आपको फ्री करना है और आपको यहां पर लिखना है बीइंग। क्या लिखना है, बीइंग। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना लेना है। देखिए इट, उसके बाद यहां पर बीइंग लिख देंगे। पहले सेंटेंस के ही सब्जेक्ट को हमें फ्री करना है क्योंकि पहले सेंटेंस में रीजन दिखाई दे रहा है, इट बीइंग, उसके बाद संडे, इट बीइंग संडे, उसके बाद यहां पर कॉमा लगा लेंगे, उसके बाद वाला सेंटेंस यहां से लिख देंगे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया है, इट बीइंग संडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर यह एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया है, यह आपको दिखाई दे रहा है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, दूसरे का पहला, इट वॉज कोल्ड, ठंड थी, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है नो वन वेंट आउट, नो वन वेंट आउट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आपको देखना है पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट नो वन है। तो दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं आपस में बराबर नहीं हैं, डिफरेंट हैं। तो उसके बाद देखिए वाज ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर बी फॉर्म की कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है यदि एज ए मेन वर्ब के रूप में है, मेन वर्ब के रूप में दी हुई है। यहाँ पर देखिए वाज के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आई हुई है, इसलिए बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब वाज मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब का कार्य कर रही है, यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है। उस स्थिति में आपको बीइंग का यूज करना है और सब्जेक्ट को फ्री करने के बाद ही लिखना है। अब बात आती है कि किस सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है, तो मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यहां पर जिस सेंटेंस में रीजन दिखाई दे रहा होगा उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है। तो यहां पर नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं आया। किसी के बाहर ना आने का कारण क्या है, बहुत ठंड पड़ना, बहुत ठंड होना। तो जो पहला सेंटेंस है वह रीजन को रिवील कर रहा है, रीजन को शो कर रहा है, इसलिए पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही फ्री करना है। तो यहाँ पर इसे सिंपल बना लेंगे, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे इट, उसके बाद बीइंग कोल्ड, इट बीइंग कोल्ड, यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद नो वन वेंट आउट, नो वन वेंट आउट। इस प्रकार सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे, दोनों सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। इट बीइंग कोल्ड, नो वन वेंट आउट, यह आपका पहला नियम हो गया है। पहला नियम फिर से मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं, बी फॉर्म की कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि मेन वर्ब का कार्य कर रही है, इट मीन्स उस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब ना दी हो, उस स्थिति में आपको बीइंग का यूज करना है सब्जेक्ट को फ्री करने के बाद। सब्जेक्ट को फ्री करना है आपको, और किस सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है, जिस सेंटेंस में रीजन दिखाई दे रहा हो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है और उसके बाद आगे वाला सेंटेंस उसी में कंबाइन कर देना है। इस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, यहां पर 2 लिख लेंगे, रूल नंबर सेकंड हो जाएगा। यदि
रीजन वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, रीजन वाला सेंटेंस, रीजन वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, किसमें हो? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हो। यदि रीजन वाला वाक्य किसमें हो? एक्टिव वॉइस में हो। तो एक्टिव वॉइस मेन वर्ब का उसमें मेन वर्ब के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस के रूप में हो तो देखिए फॉर एग्जाम्पल पहले सेंटेंस का पहला सेंटेंस दिया है द सन रोज, सूर्य निकला। दूसरा जो इसका पार्ट है वह दिया है द फॉग डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। द सन रोज, सूर्य निकला। द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। तो देखिए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट द सन है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट द फॉग है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वह इक्वल नहीं है, डिफरेंट हैं। उसके बाद देखिए कि रीजन रिजल्ट का संबंध है या नहीं, और किस सेंटेंस में रीजन है। तो देखिए कोहरा गायब हो गया, कोहरा के गायब होने का कारण क्या है? सूर्य का निकलना। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें रीजन है और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें रिजल्ट है। तो हमें रीजन वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसी को फ्री करना है। तो आपको लिखना है द सन, द सन। अब देखिए जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो आपको लिखना है हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको आपको यूज करना है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। द सन, उसके बाद हैविंग हो जाएगा, हैविंग, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा रोज, सेकंड फॉर्म है इसका थर्ड फॉर्म राइजन हो जाएगा। तो हैविंग राइजन, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लिख लेंगे, कॉमा लगा लेंगे। द फॉग डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड। ये डिसअपियर्ड न दिख रहा हो तो नीचे लिखे दे रहे हैं डिसअपियर्ड, ये यहां से हटा दे रहे हैं। देखिए द सन हैविंग राइजन, उसके बाद द फॉग डिसअपियर्ड, फुल स्टॉप का यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया है। आपको बताया कि जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, रीजन वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है द सन रोज। देखिए सन के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है सूर्य निकला, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसलिए इसमें हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दूसरे का पहला द टीचर entered द क्लास, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस द स्टूडेंट्स stood up, अब देखिए इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। द टीचर एंटर्ड द क्लास, अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए। उसके बाद है द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। तो देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आया हुआ है, इसलिए जो पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है। उसके बाद देखते हैं पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट टीचर है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान नहीं है, इक्वल नहीं है, वही कंडीशन हमारी पहली है। उसके बाद जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, रीजन वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, तो उसमें क्या करते हैं हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो देखते हैं रीजन वाला सेंटेंस कौन सा है। विद्यार्थी खड़े हो गए, विद्यार्थी के खड़े होने का रीजन क्या था? टीचर का कक्षा में आना। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में रीजन है, इसलिए पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसी को आपको फ्री करना है। द टीचर, उसके बाद लिखेंगे हैविंग, क्या लिखेंगे? हैविंग entered
उसके बाद हैविंग इंटर्ड द क्लास, हैविंग इंटर्ड द क्लास, यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे। द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, उसके बाद स्टूडेंट्स कॉमा लगाकर द स्टूडेंट्स स्टूड अप, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इस तरह से दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने बताया, या दूसरा नियम बताया कि जब रीजन वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस, जब रीजन वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना लेना है। ये आपके दो नियम हो गए हैं, अच्छी तरीके से आप इन्हें सही से समझ लीजिए। अब इसके बाद हम बताते हैं लास्ट रूल, रूल नंबर 3, उसको आपको समझना है अच्छी तरीके से। देखिए, रूल नंबर 3, यहां पर सेकंड की जगह थर्ड लिख लेंगे। रीजन वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, रीजन वाला वाक्य किस में हो, इन द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हो। जब रीजन वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो आपको क्या करना है, हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल पहले का पहला है द वर्क वाज डन। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है वी वेंट बैक होम। देखिए, द वर्क वाज डन, यहां पर वाज हेल्पिंग वर्ब है बी फॉर्म की, यहां पर वाज का यूज किया गया, उसके बाद मेन वर्ब भी यूज की गई है, इसलिए यहां पर पहला नियम नहीं लग रहा है, रूल नंबर 3 ही लग रहा है। यहां पर वाज के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है, इसलिए पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। तो अब देखते हैं कि कौन सा रीजन वाला सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस में देखिए द वर्क सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं दिए गए सेंटेंसेस के, जो सब्जेक्ट्स हैं वह समान नहीं है, इक्वल नहीं है, अर्थात डिफरेंट हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि पहले सेंटेंस में रीजन है या नहीं। तो देखते हैं, वी वेंट बैक होम, हम घर चले गए, हम घर वापस चले गए। तो हमारा घर वापस जाने का रीजन क्या है, द वर्क वाज डन, कार्य कर लिया गया था। यह एक रीजन है हमारे घर वापस जाने का, यह एक रीजन है कार्य कर लिया गया था। तो पहले सेंटेंस में रीजन है। हमने बताया कि जिस सेंटेंस में रीजन हो उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है। तो यहां पर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है और लिखना है द वर्क। उसके बाद इसी सेंटेंस के बाद आपको हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लिखा होगा, द वर्क हैविंग बीन डन। उसके बाद यहाँ पर कॉमा दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे वी वेंट बैक होम। इस तरह से दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, द वर्क हैविंग बीन। हमें उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है जिस सेंटेंस में रीजन होगा, द वर्क हैविंग बीन डन। उसके बाद कॉमा दे देंगे, वी वेंट बैक होम। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से।
अब हम एक और एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला है लेटर was written। दूसरा सेंटेंस है he posted it at once। पहला सेंटेंस है लेटर was written, पत्र लिख लिया गया था। he posted it at once, at once मीन्स तुरंत ही, उसने इसे तुरंत ही पोस्ट कर दिया। तो आपको दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लेटर है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं बराबर नहीं है, समान नहीं है, अर्थात डिफरेंट हैं। तो पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। दूसरी कंडीशन हमें देखना है कि पहले सेंटेंस में रीजन होना चाहिए, दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट होना चाहिए। तो देखिए उसने इसे तुरंत पोस्ट कर दिया, इसका कारण क्या है? क्योंकि पत्र लिख लिया गया था। तो पहले सेंटेंस में रीजन है और दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट है। तो पहले सेंटेंस में रीजन है, इसलिए पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही हमें क्या करना है? फ्री करना है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसलिए हमें पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करके उसके बाद हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है तो लिखेंगे लेटर हैविंग बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद कॉमा दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद वाला सेंटेंस लिखेंगे ही पोस्टेड इट एट वंस, ही पोस्टेड इट एट वंस। तो देखिए दोनों सेंटेंसेस को हमने ऐड किया तो हो गया लेटर हैविंग बीन रिटन, उसके बाद यहाँ पर कॉमा दे दिया, उसके बाद ही पोस्टेड इट एट वंस। दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया है। तो एक बार फिर से मैं तीनों नियम रिपीट किए देता हूँ। यदि पहले नियम में मैंने बताया कि यदि बी फॉर्म की कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, यदि मेन वर्ब का कार्य कर रही हूँ, रीजन वाले सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य कर रही हूँ, तो वहां पर आपको रीजन वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है और उसके बाद बीइंग लिखना है। बीइंग लिख लेना है, BEING, बीइंग लिख लेना है। सेकेंड रूल में बताया कि यदि रीजन वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस हो, तो रीजन वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है और उस सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लिख लेना है। तीसरा नियम बताया मैंने कि यदि रीजन वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो रीजन वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को फ्री करना है और उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद आपको हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखना है। ये थे हमारे 3 नियम नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, इस पर हमने चर्चा कर ली है। ये टॉपिक अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज लेकर इसे आप सॉल्व करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।